Hello friends, welcome to Laurels IS. Myself Sanjeev Chahal, Director of the Institute. Our ethics series is going on, which will help you in your preparation for civil services. But please subscribe our channel, like and share our videos. Thank you. Today we will discuss our next topic, that is dimensions of ethics. तो आपने डायमेंशन तो ऐसे इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, इसको फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि डायमेंशन एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ समथिंग, लेंथ, ब्रेथ, हाइट. तो सेम इज़ द केस है कि व्हेन वी टॉक अबाउट डायमेंशन ऑफ एथिक्स, इट मीन्स एक्सटेंट ऑफ एथिक्स, कि एथिक्स का क्या एक्सटेंट है, किस लेवल तक हम जो है वो एथिक्स को पढ़ सकते हैं. तो उसी के बारे में थोड़ा सा आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में. तो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस डायमेंशन ऑफ एथिक्स, द नॉलेज ऑफ डायमेंशन ऑफ एथिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके पीछे रीज़न ये होता है कि इन योर लाइफ सो मेनी टाइम्स यू फेस एथिकल डायलेमा, कि समटाइम एथिकल डायलेमा हो जाता है और आपको एक पर्टिकुलर टाइप का डिसीजन लेना होता है पर्टिकुलर सिचुएशन में. एंड इफ़ यू हैव द नॉलेज ऑफ दिस डायमेंशन ऑफ एथिक्स, तो यू कैन टेक राइट डिसीजन. आप जो है एक सही डिसीजन जो ले सकते हो. तो उसी का थोड़ा सा हम लोग का डिस्कस करेंगे. तो डायमेंशन ऑफ एथिक्स, एक्चुअली देयर आर 4 डायमेंशन ऑफ एथिक्स. There are 4 dimensions of ethics. First is meta ethics, second descriptive ethics, third normative ethics, and fourth applied ethics. So we will discuss these individually. We will start with number 1, that is metaethics. Now metaethics deals with nature of ethics. Now metaethics further has 2 issues. Number 1, metaphysical issue, and number 2, psychological issue. तो this metaphysical issue नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि व्हाट इज़ एक्चुअली मेटाफिजिकल. तो मेटाफिजिकल, तो फिजिक्स यू नो एक्चुअली डील्स विद फिजिकल वर्ल्ड. तो मेटाफिजिकल का मायने होता है जो आपके मेंटल वर्ल्ड से रिलेट करता है, नॉट विद अवर 5 सेंसेस. नो, जो भी हमारे सराउंडिंग में जो भी है वी कैन एक्सपीरियंस दैट विद अवर 5 सेंसेस. तो वो चीज़ जो हम 5 सेंसेस के बियॉन्ड जिसको जो है वो कभी जिसका एक्सपीरियंस करें, जिसको हम बोलते हैं सुपर सेंसरी कोई भी चीज़, वो जो एक एस्पेक्ट होता है वो मेटाफिजिक्स जो है उससे डील करती है. जैसे क्रिएशन क्या है, हु क्रिएटेड द होल यूनिवर्स, गॉड क्या है, गॉड है, कहाँ रहता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मेटाफिजिकल होती हैं, जो 5 सेंसेस के बियॉन्ड होता है. तो फिजिक्स डील करती है फिजिकल वर्ल्ड के साथ और मेटाफिजिक्स डील करती है जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड के जो बियॉन्ड हो, जो हमारा एक मेंटल वर्ल्ड है. तो फिजिकल इट मीन्स जो यहाँ पे हम मेटाफिजिकल इशू को देखेंगे, वो वाले मेटाफिजिकल इशू जिनका हमारा मेंटालिटी से जो है वो रिलेशन होता है, ना कि हमारा फिजिकल वर्ल्ड से रिलेशन है. तो मेटाफिजिकल इशू फर्दर हैज 2 सब इशूज. फर्स्ट इज नोन एज एब्सोल्यूटिज्म, जहाँ इसको हम लोग एथिकल एब्सोल्यूटिज्म भी बोलते हैं, और एथिकल एब्सोल्यूटिज्म. एंड सेकंड इज रिलेटिविज्म. और एथिकल रिलेटिविज्म या मॉरल रिलेटिविज्म. ठीक, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज एक्चुअली एब्सोल्यूटिज्म और एथिकल एब्सोल्यूटिज्म.
एब्सोल्यूटिज्म और एथिकल एब्सोल्यूटिज्म। ठीक, तो पहले आप एक वहाँ पर चीज़ समझिए कि व्हाट इज एक्चुअली एब्सोल्यूटिज्म। किस चीज़ को बोलते हैं कि एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट वो चीज़ होती है जिसका किसी के साथ कोई कंपैरिजन ना हो, जो अपने आप में कंप्लीट हो, जो अपने आप में प्योर हो। हम लोग मान सकते हैं इसका कोई कंपैरिजन किसी के साथ नहीं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि वन शुड बी ऑनेस्ट, तो ऑनेस्टी इज एक्चुअली एन एब्सोल्यूट वैल्यू। जहाँ वन शुड बी ट्रूथफुल, तो ट्रूथफुलनेस इज एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू। तो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स जो एब्सोल्यूट हों, जो यूनिवर्सल हों, उनको हम लोग बोलते हैं दी स्टैंडर्ड्स आर एक्चुअली एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स। तो एथिकल एब्सोल्यूटिज्म या एब्सोल्यूटिज्म डील्स विद ऑल दी स्टैंडर्ड्स, कि ऑल सच स्टैंडर्ड्स विच आर यूनिवर्सल, विच आर एब्सोल्यूट, जिनका किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, जो अपने आप में कंप्लीट है। तो दो स्टैंडर्ड्स नोन एज एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स। एब्सोल्यूटिज्म या एथिकल एब्सोल्यूटिज्म उसी चीज़ से जो है वो डील करता है कि एब्सोल्यूटिज्म जहाँ इट कन्वेज such ethical standards which are absolute and universal। जैसे we always say honesty is the best policy, है ना। so many time you have read this, आपने बड़ी बार इसको पढ़ा है। honesty is the best policy। हम ये भी बोलते हैं कि ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स। इट मीन्स दिस ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस आर एब्सोल्यूट एथिकल वैल्यूज। वो यूनिवर्सल एस्पेक्ट है कि एवरीवन शुड बी ऑनेस्ट एंड एवरीवन शुड बी ट्रूथफुल। ठीक, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। और एथिकल जो हमारा एक एथिकल एब्सोल्यूटिज्म है, उसका ये भी मानना है कि देर आर सर्टन अदर यूनिवर्सल वैल्यूज, जैसे कि नो वन शुड बी परसिक्यूटेड, नो वन शुड बी एक्सप्लॉइटेड, है ना, नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड, देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन, कि एवरीवन हैज़ द राइट टू लाइफ, एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम, एवरीवन हैज़ द राइट टू सिक्योरिटी, है ना। जैसे आपने कितनी बार हमने चीज़ों को ऑब्जर्व किया है कि बड़ी सारी कंट्रीज़ में जो मेजॉरिटी है वो मिनॉरिटी को कहीं ना कहीं परसिक्यूट करती है। और ये रिसेंट फिनोमिनास भी है, जैसे हमने अफ़गानिस्तान में देखा कि जो मेजॉरिटी है वो मिनॉरिटी को कहीं ना कहीं परसिक्यूट कर रही है। म्यांमार का केस आप ले लीजिए, वहाँ भी सब वो चल रहा है। तो एब्सोल्यूटिज्म का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो दैट इज़ अगेंस्ट द एथिकल स्टैंडर्ड्स। वो एथिकल एब्सोल्यूटिज्म के अगेंस्ट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरीवन हैज़ द राइट टू लाइफ, एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम। तो सबके कुछ ना कुछ जो है वो ह्यूमन राइट्स होते हैं, तो ह्यूमन राइट्स की जो है वो वायलेशन नहीं होना चाहिए। फिर हमने ये भी बड़ी बार ऑब्जर्व किया कि समटाइम जो मिनॉरिटीज़ हैं वो माइग्रेट होकर किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। जैसे म्यांमार से लोग किसी दूसरी कंट्रीज़ में चले गए, या अफगानिस्तान से किसी दूसरी कंट्रीज़ में चले गए। और ये जितने भी जो रिफ्यूजीज़ हैं, फूजिटिव्स हैं, जो अगर दे आर नॉट पोजिंग अ थ्रेट टू अ कंट्री, अगर वो उसको कंट्री के थ्रेट कोई पोज नहीं कर सकते, उसकी इंटीग्रिटी को, उसकी सॉवरेनिटी को वो थ्रेट नहीं है, तो जिस कंट्री में वो आते हैं उस कंट्री को भी उनको जो है वो परसिक्यूट नहीं करना चाहिए। दोज कंट्री शुड प्रोवाइड देम द शेल्टर, उनको शेल्टर देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के भी जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो ह्यूमन राइट्स होते हैं। तो एब्सोल्यूटिज्म या एथिकल एब्सोल्यूटिज्म का मायने है कि कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि हमेशा एब्सोल्यूट होती हैं, एंड एवरीवन शुड फॉलो, या एवरी नेशन या एवरी सोसाइटी शुड फॉलो सच वैल्यूज़। जैसे वही कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भी जो है एक्सप्लॉइटेशन नहीं होनी चाहिए। और जब आप सिविल सर्वेंट भी बनते हो तो आपको आल्सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि ऑलवेज रिमेन ऑनेस्ट, ऑलवेज रिमेन ट्रूथफुल, या किसी के साथ भी आप डिस्क्रिमिनेशन मत करो। एक अनवाइज जो है वो आपकी अप्रोच होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे फिलोसफर्स हैं जिनका ये मानना है कि एथिकल स्टैंडर्ड्स आर एक्चुअली नॉट एब्सोल्यूट, वो सब्जेक्टिव होते हैं कहीं ना कहीं। और वही हमारा जो हमने अभी यहाँ लिखा था कि जो नेक्स्ट इसका पार्ट है दैट इज एक्चुअली रिलेटिविज्म। कि देयर आर सर्टेन फिलोसोफर्स हु आर इन द ओपिनियन दैट एथिकल स्टैंडर्ड्स आर एक्चुअली नॉट एब्सोल्यूट। वो एब्सोल्यूट नहीं होते, दे आर सब्जेक्टिव, वो वेरी कर जाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं वेरिएशंस हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो सब्जेक्टिव होते हैं। और जब हम रिलेटिविज्म की बात करें तो वी कैन व्यू दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम टू परस्पेक्टिव्स, वन फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल
and another from the perspective of culture. So means there is individual relativism and then there is cultural relativism. और अगर हम बात करें इंडिविजुअल रिलेटिविज्म की, तो इस कॉन्सेप्ट का ये मानना है कि मॉरल स्टैंडर्ड्स वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कि देयर इज नॉट अ फिक्स्ड ट्रुथ मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड द ओपिनियन ऑफ एन इंडिविजुअल is also true and opinion of another individual is also true, but there is no specific rights and wrongs, कि ये नहीं है कि ये राइट ही है ये रॉन्ग ही है, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कि कंजप्शन ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड मे बी मॉरल फॉर अ पर्सन एंड द कंजप्शन ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड मे बी इमोरल फॉर अनदर पर्सन. तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं बोल सकते कि कंजप्शन ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो इमोरल ही है, वो किसी ग्रुप के लिए या किसी इंडिविजुअल के लिए मॉरल भी हो सकता है और वही चीज़ किसी इंडिविजुअल जो है वो इमोरल भी हो सकती है. इसे राइट्स एंड रॉन्ग जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कहीं ना कहीं जो है वो वेरी कर जाएंगे. तो यहाँ पे जब आप एक सिविल सर्वेंट हो तो आपको उस पर्सपेक्टिव से भी जो है चीज़ को देखना पड़ेगा कि एब्सोल्यूटिज्म जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे समटाइम एग्जिस्ट नहीं करता, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो वेरिएशन उसमें आ सकती है. और सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है कल्चरल रिलेटिविज्म. तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म एक्चुअली पॉपुलराइज्ड बाय एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट बाय नेम फ्रेंच बोयस. तो अकॉर्डिंग टू फ्रेंच बोयस कल्चरल स्टैंडर्ड्स आर नॉट एब्सोल्यूट. जो कल्चरल स्टैंडर्ड्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते. कल्चरल स्टैंडर्ड्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट स्पेसिफिक टू द कल्चर इन विच दे एग्जिस्ट. जिस कल्चर में वो एग्जिस्ट करते हैं वो उस कल्चर के स्पेसिफिक होते हैं. इट मीन्स देयर आर नो एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स. कोई भी जो है वो एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड नहीं होता. मीन्स राइट्स एंड रॉन्ग्स आर आल्सो कल्चर स्पेसिफिक. Moral and immorals also culture specific, कि what is right in one culture may be wrong in another culture, what is moral in one culture may be immoral in another culture. जैसे suppose the practice of polygamy may be moral in a culture but may be immoral in another culture, है ना. वो सेम हो सकता है. जहाँ आप ये भी एग्जाम्पल एक साइड कर सकते हो कि कजन मैरिजेस मे बी मॉरल इन वन कल्चर मे बी मॉरल इन अनदर कल्चर. तो एक कल्चर में क्या मॉरल है वो दूसरे कल्चर में जो है वो इमोरल भी हो सकता है. जैसे एक हम छोटे से एग्जांपल देख सकते, जैसे आपने एस्कीमोस का नाम सुना होगा. अलास्का के एक एथनिक ग्रुप है एस्कीमोस. तो एस्कीमोस क्या करते हैं कि दे शन देयर रिलेटिव्स ड्यूरिंग देयर ओल्ड एज, कि उनका कोई भी रिलेटिव जब ओल्ड एज में चला जाता है, जैसे 70-75 प्लस हो गया, तो उसको छन कर दे, उसको छोड़ देते हैं और उसका बेरोग भी पता नहीं चलता कहाँ. तो हमारे लिए तो एक प्रैक्टिस इमोरल प्रैक्टिस है कि वी एक्चुअली पे मोर अटेंशन टूवर्ड्स अवर एल्डर्स ओल्डर्स इन अवर होम्स. जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हम उनको थोड़ा सा ज़्यादा हीट देंगे, लेकिन वहाँ तो ऐसा नहीं है. तो हमें तो वो एक्ट एक इमोरल एक्ट लगता है. लेकिन दिस प्रैक्टिस इज मॉरल अमंग एस्किमोस, क्योंकि वहाँ पे स्कार्सिटी होती है फूड की. तो एवरीवन हैज़ टू हंट समथिंग फॉर हिमसेल्फ हरसेल्फ, गैदर समथिंग. तो ओल्ड एज में वो जब अ पर्सन इज नॉट एबल टू हंट और गैदर समथिंग फॉर हिमसेल्फ हरसेल्फ, तो उनका होता है कि इट इज़ बेटर टू फीड द यंग वंस, कि उनको फीड करो. और इसलिए जो ओल्ड एज के लोग होते हैं वो खुद ही घर छोड़ के चले जाते हैं. तो उनमें वो प्रैक्टिस मॉरल है, लेकिन हमें वो वाली जो प्रैक्टिस है वो इमोरल है. और सो मैनी अदर प्रैक्टिसेस आल्सो, कि कितनी और भी ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं ट्राइब्स में जो कि हमें लगता है कि ये हो सकता है इमोरल प्रैक्टिस है, लेकिन उनके लिए वो जो है वो मॉरल प्रैक्टिस होती है. और कल्चर में मॉरल क्या है इमोरल क्या है वो टाइम टू टाइम भी वेरी करता रहता है. जैसे चाइल्ड मैरिज एक टाइम पे मॉरल थी, अभी मॉरल हो गई. सती सिस्टम एक टाइम पे जो है वो मॉरल था, अब वो इमोरल है हो गया. जैसे गे मैरिजेस का आप कॉन्सेप्ट ले लो, ठीक. तो एक टाइम पे वो इमोरल थी, अब वो चीज़ मॉरल हो गई. तो टाइम टू टाइम भी जो एक सोसाइटी में जो कल्चर होती है उसमें क्या मॉरल होगा क्या इमोरल होगा वो भी वेरी करता रहता है. इसी जब भी हम किसी भी कल्चर के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को एनालाइज करें तो वो एनालिसिस इनसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए. जो उस कल्चर का मेंबर है वो उनके पर्सपेक्टिव से होना चाहिए, ना कि आउटसाइडर के पर्सपेक्टिव से. क्योंकि आउटसाइडर कोई भी जब एक कल्चर को व्यू करता है उसकी अपनी एक अलग परसेप्शन आती है किसी भी कल्चर प्रैक्टिस को लेके, जबकि जो इनसाइडर्स व्यू होता है वो उस कल्चर के प्रैक्टिस जो है पर्सपेक्टिव से वो कहीं ना कहीं डिफर कर जाता है. और जब भी हम लोग ये ऐसा करें कि हम किसी भी कल्चर को जब हम लोग व्यू करें लेकिन पर्सपेक्टिव हमारा खुद का हो, हम अपने कल्चर को सेंटर बनाएं
और उस पर्सपेक्टिव से हम किसी दूसरे कल्चर की स्केलिंग करें, तो फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं एथ्नोसेंट्रिज्म। तो एथ्नोसेंट्रिज्म जो है दैट इज ऑपोजिट टू कल्चर रिलेटिविज्म। Now, this concept of ethnocentrism popularized by this person W.G. Sumaner। तो सुमनर सर का ये मानना है कि एथ्नोसेंट्रिज्म इज सच अ व्यू ऑफ थिंग्स इन विच वंस ओन कल्चर इज सेंटर ऑफ एवरीथिंग, जब वंस ओन ग्रुप इज सेंटर ऑफ एवरीथिंग एंड अदर ग्रुप्स एंड अदर कल्चर्स आर व्यूड आर स्केल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वंस ओन कल्चर। जब हम लोग अपने कल्चर को या अपने ग्रुप को एक सेंटर माने और दूसरे ग्रुप या दूसरे कल्चर की स्केलिंग जो है वो अपने कल्चर के पर्सपेक्टिव से करें, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एथ्नोसेंट्रिज्म। लेकिन जब हम लोग ऐसी स्केलिंग करें, ऐसी रेटिंग करें, तो फिर एक मिसकंसेप्शन आती है इन्फीरियरिटी एंड सुपीरियरिटी ऑफ कल्चर्स या इन्फीरियरिटी एंड सुपीरियरिटी ऑफ ग्रुप्स, कि अपने कल्चर को, अपने ग्रुप को हम लोग जो है वो सुपीरियर मानते हैं और दूसरे कल्चर को या दूसरे ग्रुप को जो है वो हम लोग इन्फीरियर मानना शुरू कर देते हैं। तो बोलते हैं कि किसी में ये प्रैक्टिस होगी तो वो इन्फीरियर प्रैक्टिस है, हमारी जो प्रैक्टिस है वो सुपीरियर जो है प्रैक्टिस है। और इनका ये मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और बीइंग अ सिविल सर्वेंट, जब आप सिविल सर्वेंट बनोगे तो योर टेंडेंसी शुड नॉट बी एंथ्रोसेंट्रिक। आप अनवाइज्ड हमेशा रहोगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई जो आपकी कम्युनिटी का ही है आप उसको ज़्यादा अटेंशन दोगे, जो दूसरी कम्युनिटी का है आप उसको अटेंशन नहीं दोगे। जब कोई दूसरी कम्युनिटी की जो प्रैक्टिस है आप ही नहीं सोचोगे ये गलत प्रैक्टिस है, जो हमारी वाली प्रैक्टिस हो वो सही प्रैक्टिस है। क्योंकि जब हम लोग कभी भी एंथ्रोसेंट्रिक होते हैं तो एंथ्रोसेंट्रिज्म ऑलवेज लीड्स टू हेट्रेड, it always leads to conflict, it always leads to violence, and anthropocentrism act as a barrier in intergroup unity। कि आप अगर पूरे हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखो, हिस्ट्री में कितने हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं कि ड्यू टू एंथ्रोसेंट्रिज्म अ पर्टिकुलर ग्रुप हैज़ टू फेस सो मेनी एट्रोसिटीज। जैसे पिछले हमने लेक्चर्स में काफ़ी टाइम हमने हिटलर को कोट किया कि हिटलर एक्चुअली परसिक्यूटेड ज्यूज, ही स्लॉटर्ड सो मेनी ज्यूज इन कंसंट्रेशन कैंप्स ओनली ड्यू टू वन मिसकंसेप्शन कि ज्यूस एक्चुअली बिलोंग टू लोअर क्लास या लोअर रेस। तो उनका होता था कि दे बिलोंग टू इन्फीरियर रेस, उनकी रेस जो है इन्फीरियर है, जबकि ऐसा तो कुछ था नहीं। और अगर आप हिस्ट्री पढ़ो तो एक हमारा टॉपिक आता है नेचर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो वाइल डिस्कसिंग अबाउट नेचर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक स्कॉलर थे, उनका नाम है हॉल्म्स। तो हॉल्म्स सेड कि इट वॉज अ वॉर बिटवीन सिविलाइज एंड बारबेरियंस। तो खुद को उन्होंने सिविलाइज बोला और जो इंडियंस उनके खिलाफ उस टाइम लड़ रहे थे उनको बोला दे आर एक्चुअली बारबेरियंस। किसी ग्रुप को बारबेरिक बोल देना इट्स एक्सट्रीम लेवल ऑफ एंथ्रोसेंट्रिज्म। वो एंथ्रोसेंट्रिज्म एक एक्सट्रीम लेवल होता है कि आप किसी को जो है वो बारबेरिक बोल रहे हो। ठीक, तो एंथ्रोसेंट्रिज्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंथ्रोसेंट्रिक जब भी हम लोग होंगे तो हमारा एक अप्रोच जो दूसरे ग्रुप या दूसरे कल्चर को लेके होगी वो हमेशा नेगेटिव हो जाती है। और बीइंग अ सिविल सर्वेंट आपकी टेंडेंसी जो है वो कभी भी एंथ्रोसेंट्रिक जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो यू शुड ऑलवेज फॉलो द एस्पेक्ट ऑफ दिस रिलेटिविस्टिक एस्पेक्ट, कि अब कोई कल्चर में अगर कोई प्रैक्टिस है, ठीक, तो यू हैव टू डील विद दैट इशू। तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर इनमें कोई ऐसा इशू है, जब कोई प्रैक्टिस है उसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि हर एक प्रैक्टिस के पीछे जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो लॉजिक होता है। तो कहने का मायने ये कि कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स होंगे जो एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स होंगे, जैसे ऑनेस्टी होगी, ट्रूथफुलनेस होगी, नॉट टू स्टील हो गया वगैरह वगैरह। ठीक, तो आपको वो भी फॉलो करना है और हर इंसान को फॉलो करना चाहिए। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो रिलेटिविस्टिक होंगी, जिनको हम लोग जिस कल्चर में या जिस इंडिविजुअल के प्रैक्टिस से देख रहे हैं उसी के रिलेशन में जो है उसको देखना पड़ेगा। ठीक, ये तो हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया यहाँ पे। जो मैथाएथिक्स का एक पार्ट था मेटाफिजिकल इशू, जो नेक्स्ट हमारा है दैट इज़ साइकोलॉजिकल इशू, लेकिन उसको हम लोग जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसको हम यहीं तक रखते हैं। ओके देन, थैंक यू।